ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में गामा डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमने डिस्कस की थी। देन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड हम देख रहे थे। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, इसका पीडीएफ क्या होता है। ठीक है, और ये भी हमने इसमें देखा था कि इसका जब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो मोमेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे। इसका जो पीडीएफ है, ये अगर हम पैरामीटर m कोमा n ले लें, ठीक है, किसी बुक में ये म्यू और न्यू के टर्म्स में गिवन होते हैं। ठीक है, कहीं पर k कोमा लेमडा के टर्म्स में गिवन होते हैं। तो सिंपली m और n क्या है, पैरामीटर्स हैं जो इस डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो पीडीएफ होगा, इसकी वैल्यू ये आपको याद रखनी है, 1/बीटा m कोमा n, वेयर x टू द पावर m-1 एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर n minus 1 and x lies between 0 to 1 and m comma n are both पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था बीटा m कॉमा n क्या होता है। ठीक है, बीटा m कॉमा n की ये वैल्यू आपको याद रखनी है। इसका जो एक्सपेंशन होगा, ये होगा गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। तो ये जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ईजिली आपको याद रहेगा। ठीक है, इस पे बेस्ड आप अभी जैसे मोमेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं और उसके बाद हम हार्मोनिक मीन वगैरह कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये एक्सपेंशन हम यूज करेंगे। ठीक, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें याद होते रहेगा। तो बीटा m कॉमा एन की वैल्यू गामा एन इंटू गामा एन डिवाइडेड बाय गामा m प्लस एन। और ये भी मैंने बताया था गामा के, इसका जो एक्सपेंशन होता है गामा के टर्म्स में, ये होता है k-1 गामा k-1। ठीक है, और इस पे फिर हमने ये भी डिस्कस किया था भाई, अगर m और n की वैल्यू हम 1 ले लें तो उस केस में ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विथ इंटरवल 0,1। तो इसमें फिर अभी और स्पेशल केस हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मोमेंट्स की। तो मोमेंट्स ऑफ बीटा फर्स्ट काइंड। तो मोमेंट्स कैलकुलेट करने के लिए हम आर एथ मोमेंट कैलकुलेट कर लें। ठीक है, म्यू आर डैश इक्वल टू, ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू दी पावर आर। और अब इसकी वैल्यू देखें, यहाँ पर x हमारा कंटिन्यूअस है, तो अभी तो हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ही डिस्कस कर रहे हैं। तो x की वैल्यू हमें रेंज में गिवन है, तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो ये वैल्यू 0 to 1 एक्स टू दी पावर आर एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर अब फंक्शन की वैल्यू हम पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसकी वैल्यू है हमारी 1/बीटा m कॉमा n इंटू एक्स टू दी पावर m-1 1 माइनस एक्स टू दी पावर n-1 dx। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो पहले इसे हम इस फॉर्म में लिख लें। भाई 1/बीटा बीटा m कॉमा n तो कांस्टेंट होगा, ये आपको पता है भाई पैरामीटर्स क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशंस में हम पैरामीटर्स यूज करते हैं, ऐसे सिंबल्स जो हमारे स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। ठीक है, शेप पैरामीटर्स भी इन्हें कहा जाता है। शेप पैरामीटर्स में क्या होगा, जैसे आप स्क्यूनेस या कर्टोसिस फाइंड करते हो, तो इन्हीं पैरामीटर के बेसिस पे आप स्क्यूनेस और कर्टोसिस डिफाइन करते हैं। जैसे हमने कल गामा डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, लैम्डा की वैल्यूज के टर्म्स में ही हम जैसे हम कहते थे लैम्डा क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो उसके बेसिस पे वो बीटा 2 ग्रेटर देन 3 था और बीटा 1 ग्रेटर देन 0 था। ठीक है, तो वो लैम्डा क्या कर रहा है, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का शेप हमें बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन का शेप किस तरह का होगा। वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा, सिमेट्रिक होगा, या फिर उसकी पीक की डिग्री किस तरह की होगी, लेप्टोकर्टिक होगी, इंटेंस पीक होगी, या फ्लैट पीक होगी। ठीक है, या नॉर्मल पीक होगी। तो ये शेप पैरामीटर्स कहलाते हैं, काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, कोई भी फिटिंग हम करते हैं, कोई भी प्रोबेबिलिटी फिटिंग हम करते हैं, तो वहाँ पे इन्हीं पैरामीटर्स का यूज हम करते हैं। तो ये m कॉमा एन तो कांस्टेंट है, तो हम 1/बीटा m कॉमा एन इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं।
तो इंटीग्रेशन में ये रहेगा 0 to 1 और एक्स टू दी पावर आर और एक्स टू दी पावर m माइनस वन, बेस हमारा सेम है तो एक्सपोनेंट हम ऐड कर लेंगे, तो ये m प्लस आर माइनस वन इस तरह से लिख सकते हैं, और ये वैल्यू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स, ये इतना हो जाएगा। तो अब ये इंटीग्रेशन सीधे सीधे हम सॉल्व करते हैं बीटा इंटीग्रल की हेल्प से। बीटा इंटीग्रल की वैल्यू होती है 0 to 1 एक्स टू दी पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है बीटा m, n। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लें, तो बीटा m, n इंटू बीटा, ये वैल्यू हो जाएगी m की जगह पर, अभी यहाँ पर m प्लस आर है और n की जगह पर तो n ही है, तो ये हमारा आ गया म्यू आर डैश। ठीक है, तो म्यू आर डैश आ गया बीटा m प्लस आर कॉमा n अपॉन बीटा m, n। तो अब हमें मोमेंट्स निकालने हैं, रो मोमेंट्स यहाँ पर निकलेंगे म्यू वन डैश म्यू टू डैश। ठीक है, तो मीन और वेरिएंस पे हम फोकस करेंगे यहाँ पर। तो मीन वेरिएंस क्या होगा, देखो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं रिकरेंस रिलेशन का यूज करूंगा। आप चाहो तो यहाँ पर म्यू वन डैश निकालो, आर की वैल्यू 1 पुट कर लो तो आपको म्यू वन डैश मिल जाएगा। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो इजीली। मैं थोड़ा दूसरा मेथड आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, हालांकि आपको पता होगा मेथड, रिकरेंस रिलेशन मेथड कहलाता है। इसमें मैं क्या करूंगा, म्यू आर प्लस वन डैश कैलकुलेट कर लूंगा। तो म्यू आर प्लस वन डैश, तो ये हो जाएगा बी बीटा एम प्लस आर प्लस वन, आर की जगह पर मैं आर प्लस वन यूज कर रहा हूँ, कॉमा एन डिवाइडेड बाई बीटा m, n। ठीक है, और म्यू आर डैश इसकी वैल्यू है हमारे पास बीटा m प्लस आर कॉमा एन अपॉन बीटा m, n। ठीक, तो इन दोनों क्वांटिटीज को मैं डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, म्यू डैश आर प्लस वन को म्यू आर डैश से डिवाइड कर दिया, तो ये रिकरेंस रिलेशन मुझे मिलेगा। जब डिवाइड करूंगा तो ये बीटा m, बीटा m, ये बैलेंस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा बीटा m प्लस आर प्लस वन n डिवाइडेड बाई बीटा m प्लस आर n। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करेंगे तो इस केस में क्या आएगा, देखिए म्यू डैश आर प्लस वन अपॉन म्यू डैश आर, तो बीटा m प्लस आर प्लस वन n, इसको गामा की फॉर्म में हम एक्सपेंड कर लें तो ये वैल्यू आएगी गामा m प्लस आर प्लस वन इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। गामा m प्लस n इज m प्लस आर प्लस वन प्लस n, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी इनटू, अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, इस वाली टर्म को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये जो डिनोमिनेटर टर्म होगी वो न्यूमरेटर में आ जाएगी और न्यूमरेटर टर्म हमारी डिनोमिनेटर में आएगी। तो मैं पहले न्यूमरेटर टर्म लिख रहा हूँ जिसे मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा, तो ये गामा m प्लस आर इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस आर प्लस n, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो फिर से यहाँ से आप देखेंगे गामा n ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये गामा m प्लस आर प्लस वन है, गामा m प्लस आर प्लस वन में से हम m प्लस आर बाहर ले लें, यानी इसका एक्सपेंशन करें, सिंगल टर्म में अगर इसका एक्सपेंशन करें तो इसका एक्सपेंशन यही होगा गामा m प्लस आर इंटू गामा m प्लस आर, इसका एक्सपेंशन हमने किया है। ठीक है, और सेकंड टर्म जो है, सेकंड टर्म यानी गामा m प्लस आर प्लस वन, इसे हमने ऐसे ही रहने दिया, गामा m प्लस आर प्लस n, ये टर्म हमारी ऐसी रही, ये m प्लस आर यहाँ पर बाहर आया है अभी, डिवाइडेड बाई ये टर्म है हमारे पास गामा m प्लस आर प्लस वन प्लस n, तो इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस वन आगे पीछे कर दिया मैंने, वन आगे पीछे कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब इसमें मैं एक्सपेंशन अप्लाई करूंगा तो ये टर्म हमारी m प्लस आर प्लस n बाहर आएगा और अंदर रहेगा m प्लस आर प्लस n। ठीक है, वन सब्ट्रैक्ट होगा, जब एक टर्म हम इससे बाहर लेंगे तो वन हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वन सब्ट्रैक्ट होगा तो ये m प्लस आर प्लस एन प्लस वन माइनस वन, दैट इज m प्लस आर प्लस एन, ये इतना रहेगा, और गामा के अंदर भी यही टर्म रहेगी।
ठीक है। और सेकेंड टर्म हमारी ये है गामा एम प्लस आर। तो अब यहाँ से देखिए ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो फाइनली हमें मिलेगा एम प्लस आर अपॉन एम प्लस एन प्लस आर, ये वैल्यू हमें मिली। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया, रिकरेंस रिलेशन मोमेंट्स का रिकरेंस रिलेशन हुआ म्यू आर प्लस वन इक्वल टू एम प्लस आर अपॉन एम प्लस एन प्लस आर इंटू म्यू आर डैश। ठीक है, ये रिकरेंस रिलेशन आ गया मोमेंट्स का, रिकरेंस रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमें म्यू वन डैश निकालना है। तो म्यू वन डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, एट आर इक्वल टू ज़ीरो, आर की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे। तो आर की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये हमें म्यू वन डैश यहाँ से मिलेगा, म्यू वन डैश इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस एन इंटू म्यू ज़ीरो डैश। ठीक है, एंड म्यू ज़ीरो डैश इज़ वन। ये हमें पता है म्यू आर डैश, ये एक्चुअल जो वैल्यू है इसकी, ये वैल्यू है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू द पावर आर। तो आर की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे, तो आर की वैल्यू ज़ीरो रखने पे तो ये म्यू ज़ीरो डैश दैट इज एक्स टू द पावर ज़ीरो दैट इज़ वन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन इज़ वन। तो म्यू ज़ीरो डैश हमारा वन होता है। तो म्यू वन डैश हमें मिला, म्यू वन डैश दैट मीन्स मीन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज एम अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, तो म्यू वन डैश कैलकुलेट हुआ। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, म्यू टू डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। तो म्यू टू डैश कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एट आर इक्वल टू वन, आर की वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू वन पुट करेंगे तो हमें म्यू वन डैश मिले, सॉरी हमें क्या मिलेगा, म्यू टू डैश मिलेगा। और इसकी वैल्यू होगी एम प्लस वन, आर की वैल्यू वन होगी, देखिए इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, आर की वैल्यू वन, तो एम प्लस वन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एम प्लस एन प्लस वन। ठीक है, इंटू म्यू वन डैश। तो ये म्यू वन डैश हमारे पास है, ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, पीछे की टर्म है। ठीक है, तो एम प्लस वन अपॉन एम प्लस एन प्लस वन इंटू म्यू वन डैश दैट इज एम अपॉन एम प्लस एन। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लें तो म्यू टू डैश हमें मिलेगा एम इंटू एम प्लस वन अपॉन एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन प्लस वन। ठीक है, ये कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो आपके, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है कोई प्रॉब्लम किसी को, तो अब हमें म्यू टू चाहिए। तो म्यू टू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो म्यू टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू टू का फॉर्मूला है म्यू टू इक्वल टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर। तो ये म्यू टू डैश, ये एम इंटू एम प्लस वन अपॉन एम प्लस एन इंटू एम प्लस एन प्लस वन माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर दैट इज एम स्क्वायर अपॉन एम प्लस एन होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी एम इंटू एन, म्यू टू आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा एम एन इंटू एम एन होल स्क्वायर इंटू एम प्लस एन प्लस वन। तो ये वैल्यू हो जाएगी वेरिएंस ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, एम, ये एम अपॉन एम प्लस एन तो आप कॉमन ले सकते हो अंदर, यहाँ से एम अपॉन, इस टर्म से एम अपॉन एम प्लस एन और यहाँ से भी एम अपॉन एम प्लस एन कॉमन आ जाएगा। फिर अंदर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एन अपॉन एम प्लस एन, एम प्लस एन प्लस वन ये मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से म्यू थ्री और म्यू फोर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टर्म है मीन एंड वेरिएंस, तो ये भी आपको याद रखना है कि मीन वेरिएंस क्या होता है।
अब इसमें जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन होना है वो है भाई बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो ये मैंने कल भी बताया था आपको, जहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स क्या होंगे, रिलेशन में होंगी। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आर रिलेटिव इन नेचर, ठीक है। द वेरिएबल्स फॉर विच unit of measurements are relative in nature, these variables follow beta distribution of first kind और beta distribution of second kind। ठीक है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड में क्या होगा, इन वेरिएबल्स की रेंज लिमिटेड होगी 0 to 1, यानी ये वैल्यूज क्या होंगी, फ्रैक्शनल वैल्यूज होंगी या रेशियो वैल्यूज होंगी। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रेट है या कोई और रेशियो क्वांटिटी है। ठीक है, तो वहाँ पर मेजरमेंटल यूनिट क्या होंगी, हमारे रिलेटिव होंगी। इसी तरह से अगर रेंज हमारी क्या हो जाए, 0 to ∞ हो जाए, तो इस केस में इस केस में क्या होगा, इस केस में भी मेजरमेंटल यूनिट हमारे रिलेटिव हैं, लेकिन रेंज हमारी 0 to ∞ है, तो भी डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो जहाँ पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स रिलेटिव होती हैं, तो वहाँ पर हम हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन, अब ये हार्मोनिक मीन हमने डिफाइन किया था, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर हमारे पास वैल्यू है x, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कैलकुलेट करेंगे, देन इस रेसिप्रोकल का मीन कैलकुलेट किया जाएगा, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x। तो जो हार्मोनिक मीन होगा, ये होगा रेसिप्रोकल ऑफ मीन ऑफ रेसिप्रोकल वेरिएबल। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन h इक्वल टू 1/एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x, इस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x इज नॉट इक्वल टू 1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। आप इसको जैसे यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x है, तो इसे आप 1/एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स नहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये 1/x क्या है, 1/x रेंडम वेरिएबल x का कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी उसी जो हमने रूल डिफाइन किया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जी वाला, उसी रूल के बेसिस पे हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x कैलकुलेट करेंगे, तो ये x की रेंज 0 to 1, 1/x fx dx, इसी रूल के साथ इसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करें, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म तो हम बाहर ले लेंगे, जो पीडीएफ है उसमें बीटा m कॉमा n हमारा कांस्टेंट है, और लिमिट हमारी 0 to 1 रहेगी। और ये 1/x इंटू जो पीडीएफ में अलजेब्रिक फंक्शन है वो है x⁻m−1, 1 - x⁻n−1 dx। तो इस इंटीग्रेशन को यहाँ पर हमने सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी क्वांटिटी आएगी ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x होगा। तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, वही बीटा इंटीग्रल का यूज करना है, काफ़ी आसान इंटीग्रल है। फिर भी देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 to 1, तो 1/x है, तो 1/x को x⁻⁻1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, x⁻⁻1, ये देखिए फिर से बेस हमारा सेम है, तो एक्सपोनेंट ऐड होंगे, तो ये x⁻m−1 इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, आप m-2 भी इसे लिख सकते हो, लेकिन m-2 लिखेंगे तो जो बीटा इंटीग्रल की फॉर्म है वो एग्जैक्ट फॉर्म हमें नहीं मिलेगी, तो उसको हमने क्या कर लिया, इस तरह से लिख लिया। ठीक है, रिराइट कर लिया m-1 की फॉर्म में। और ये 1 - x⁻n−1, ये तो इतना ही रहेगा। इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बीटा इंटीग्रल की जो फॉर्म है वो है इंटीग्रेशन 0 to 1 x⁻m−1 1 - x⁻n−1 dx। ठीक है, ये फॉर्म है और इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है बीटा m कॉमा n।
तो अब यहाँ पर देखो कंपेयर करेंगे, तो m की जगह पर m-1 है, तो ये 1/बीटा m कॉमा n इंटू ये होगा बीटा m-1 कॉमा n। ठीक है, तो इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए, बीटा m-1 कॉमा n को मैं लिखूंगा गामा m-1 इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n-1। ये ऐसे लिख लिया मैंने, m-1 प्लस n को m प्लस n-1 लिख सकते हैं, इंटू बीटा m कॉमा n। तो बीटा m कॉमा n में देखिए ये फिर से डिनोमिनेटर में है, तो इसको इसका जो बीटा m कॉमा n का जो फॉर्मूला है उसमें इसको इस तरह से एक्सपेंड करेंगे, गामा n इंटू गामा n डिवाइडेड बाई गामा m प्लस n। ठीक है, तो अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से ये तो गामा एन बैलेंस हो गया। ठीक, तो अब देखिए गामा m-1 है, नीचे गामा m है, तो अगर हम m को एक्सपेंड करें, सिंगल टर्म में एक्सपेंशन लें इसका, तो ये गामा m-1 तो रहेगा। ठीक है, तो ये गामा हाँ गामा m-1 तो ये रहेगा। और इसके साथ देखो यहाँ पर गामा m प्लस n है, तो एक टर्म हम बाहर इसका एक्सपेंशन लें, तो ये हमें मिलेगा m प्लस n-1 गामा m प्लस n-1। ठीक है, मैंने क्या किया, गामा m प्लस n से एक टर्म बाहर ली, तो बाहर क्या निकल के आएगा, -1 टर्म निकल के आएगी, दैट इज m प्लस n-1, और अंदर भी m प्लस n-1 रहेगा। ये रिजल्ट होता है गामा k इक्वल टू k-1 गामा k-1। ठीक है, तो गामा 5 का एक्सपेंशन होगा 4 गामा 4, इस तरह से। तो ये रिजल्ट मैंने ये लिख लिया, और डिनोमिनेटर में इसको ऐसे ही रहने देते हैं, गामा m प्लस n-1, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये बैलेंस होने वाला है। और गामा m से हम एक टर्म बाहर लेंगे, तो ये m-1 बाहर आएगा, अंदर रहेगा गामा m-1। ठीक है, तो अब ये हमारी टर्म्स बैलेंस हो जाएंगी, गामा m-1 गामा m-1। तो ये मिला हमें m प्लस n-1 अपॉन m-1। तो ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी है अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। दिस इज m प्लस n-1 अपॉन m-1। हमें चाहिए हार्मोनिक मीन h, तो हार्मोनिक मीन होगा 1 अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x। तो इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे, तो ये m-1 अपॉन m प्लस n-1, ये हार्मोनिक मीन होगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड का। ठीक है, तो ये पावर है, ये x की पावर है, ये 1 माइनस एक्स की पावर है, इसमें ऐड हमने m ऐड कर दिया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हार्मोनिक मीन आपको याद रखने का तरीका है भाई, ये हमारा पीडीएफ था, फर्स्ट काइंड का पीडीएफ, m-1 1 माइनस एक्स n-1। तो न्यूमरेटर में इसकी पावर लिख दो, x की पावर न्यूमरेटर में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स की पावर लिख देंगे। ठीक है, और इसमें m ऐड कर देंगे, तो ये क्वांटिटी हमारा हार्मोनिक मीन है, ये याद रखने का तरीका है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो? ऐसा तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें एक रिजल्ट है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट है भाई, एक्स फॉलो करता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को विथ पैरामीटर m कॉमा n। तो हम एक फंक्शन ले लें 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी
बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड होगा, लेकिन ये पैरामीटर्स क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इफ x follows beta distribution of first kind with m comma n, then 1 minus x follows beta distribution of first kind with n comma m। ठीक है, एक ऐसा ही सिमिलर रिजल्ट हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिस्कस किया था। उसमें क्या था, इफ x follows binomial distribution with parameters n comma p, then n minus x follows binomial distribution with parameters n comma q। ठीक है, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना है। तो स्टैटिस्टिकल थ्योरी में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एनालॉगस माना जाता है। ठीक है, जैसे अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट केस में है तो कंटिन्यूअस केस में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड को कंसिडर कर लिया जाता है। तो अब नेक्स्ट है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड, इसका जो पीडीएफ है ये है 1 अपॉन बीटा m कॉमा n x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n, where x is greater than or equal to 0 and m comma n both are positive constants। तो ये फॉर्म है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड की। ठीक है, कोई बता सकते हैं कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड से बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं हम? हमारे पास, हाँ बताएं। So 1 divided by 1 plus x. 1, 1 divided by 1 plus x. इससे क्या होगा, इससे बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड से बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड मिलेगा, या बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड से बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड मिलेगा? So if x follow beta distribution of second kind, then 1 divided by 1 plus x follow beta distribution of first kind. हाँ, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि इफ x फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ first kind with parameter m comma n, so what should be the transformation of x that follows beta distribution of second kind with parameters m comma n? x में क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड से बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड हमें मिले? ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड हो जाएगा। अगर एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड है तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड होगा। ठीक, तो ये भी एक रिजल्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये रिलेशनशिप होते हैं, इस तरह के रिलेशनशिप आपको याद रखने हैं।
तो ये तो हो गया बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। इसी में अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें हम कहें भाई एक्स हमारा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड को फॉलो करता है विथ पैरामीटर्स m कॉमा n, तो 1/1 + x, ठीक है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड m कॉमा n। ठीक। तो इस पे फिर से हमें मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो अब आपको रिकरेंस रिलेशन तो समझ में आ गया होगा, कैसे रिकरेंस रिलेशन की हेल्प से मोमेंट्स कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पर हम इस इंटीग्रेशन, जो भी इंटीग्रेशन यहाँ पे आएंगे उसे सॉल्व करने के लिए सेकेंड काइंड ऑफ बीटा बीटा इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड का हम यूज करेंगे। बीटा इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड ये होता है 0 to ∞ x⁻m−1 अपॉन 1 + x⁻m+n dx। इसकी वैल्यू होती है बीटा m, ठीक है। तो अगर हमें मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं तो rth रॉ मोमेंट हम कैलकुलेट करें μr डैश, तो ये इसकी वैल्यू होगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x⁻r। तो ये इंटीग्रेशन 0 to ∞ x⁻r fx dx इतना होगा। और fx की वैल्यू हो जाएगी 0 to ∞, x⁻r fx की वैल्यू है 1/बीटा m, इंटू x⁻n−1 अपॉन 1 + x⁻m+1 dx, ठीक है। तो ये 1/बीटा m, हम बाहर ले लेंगे, 0 to ∞, और ये x⁻n+r−1 ये इतना होगा। और 1 + x⁻m+n ये इतना रहेगा, ठीक है। तो ये अब देखिए इसी फॉर्म में है, ठीक है। ये इसी इंटीग्रल की फॉर्म में है। m की वैल्यू n+r है। n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? हम्म इस इंटीग्रल देखो 0 to ∞ x⁻n+r−1 अपॉन 1 + x⁻m+1 यही रहेगा ना। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बेस एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी से, बेस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल इसी फॉर्म में आ गया है, ठीक है। और ये फॉर्म है 0 to ∞ x⁻m−1 अपॉन 1 + x⁻m+n। तो इसका इंटीग्रेशन होता है बीटा m, ये डायरेक्ट मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं जब इस इंटीग्रेशन को इसके साथ कंपेयर करूंगा तो m की वैल्यू तो मुझे साफ साफ दिख रही है भाई, कितनी है, n+r है। n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? n का वैल्यू कितना होगा? नहीं पता। ये इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है आपके, कैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं? क्यों?
देखो ये इंटीग्रल है हमारे पास, 0 to ∞, ये फॉर्म है। इसको हम स्टैंडर्ड इंटीग्रल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो पावर में x⁻m−1 है, m की वैल्यू तो n+r हमें साफ साफ दिख रही है, m की वैल्यू n+r है। लेकिन हमें n की वैल्यू चाहिए होगी यहाँ पर। n की वैल्यू कितनी होगी? हम्म Sir, m minus r divided by 2. m−r डिवाइडेड बाई 2। देखो पावर है m+n, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, r ऐड करेंगे, r सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। r ऐड किया, r सब्ट्रैक्ट किया, तो ये n+r, ठीक है। n+r इज आवर m, एंड रिमेनिंग टर्म दैट इज m−r, दिस इज आवर n। तो ये वैल्यू m−r हो जाएगा, ठीक है। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी बीटा n+r, m−r डिवाइडेड बाई बीटा m, n, ठीक है। x⁻m−1 अपॉन 1 + x⁻m+n, जब इन दोनों को आप ऐड करोगे n+r, m+m−r, तो आपको मिलेगा m+n, जो यहाँ पर ऑलरेडी था, ठीक। तो ये इसको अब सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये गामा n+r इंटू गामा m−r, नहीं ये तो हमारा क्या आया, μr' आया ना। तो रिकरेंस रिलेशन से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो रिकरेंस रिलेशन से सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो क्या होगा, ये होगा μr+1', ठीक है। तो μr+1' हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी बीटा n+r+1, m−r+1, दैट इज m−r−1 डिवाइडेड बाई बीटा m, n, ठीक है। तो यहाँ से μr+1' अपॉन μr, ये हम कैलकुलेट करेंगे, इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो μr+1' अपॉन μr हमें मिलेगा। तो ये बीटा m, n ये तो सिंप्लीफाई हो गया, और न्यूमरेटर में हमारे पास है n+r+1, m−r−1 अपॉन, ये रहेगा बीटा n+r, m−r, ठीक। तो यहाँ से μ'(r+1) अपॉन μr', इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी गामा n+r+1 इंटू गामा m−r−1 डिवाइडेड बाई गामा m+r+1 प्लस m−r−1 इंटू, यहाँ कितना होगा, गामा n+r, गामा m−r अपॉन n+r प्लस m−r, ठीक है। तो ये r1 ये बैलेंस हुआ, तो ये कितना मिलेगा, ये n होगा यहाँ पर है, n+r+1, तो ये m+n, गामा m+n ये टर्म, और यहाँ पर भी ये गामा m+n ये टर्म, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो गामा n+r+1 है, तो यहाँ से हम n+r
-1 बाहर लेंगे तो ये n+r+1 -1, तो हमें मिलेगा n+r, और ये रहेगा गामा n+r इंटू गामा m-r-1 डिवाइडेड बाई ये गामा n+r भी रहेगा, गामा n+r, और साथ में ये गामा m-r है, तो इसमें से हम m-r को एक्सपेंड करेंगे, तो ये एक्सपेंशन इसका m-r-1 होगा, और अंदर भी गामा m-r-1 रहेगा। ठीक है, तो ये टर्म हमारी बैलेंस हो गई, तो ये टर्म बैलेंस हुई, तो ये फाइनली हमें मिल गया n+r अपॉन m-r-1, तो ये म्यू डैश r+1 इसकी वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, यही रहेगा। तो अब हमें म्यू 1 डैश चाहिए, म्यू 1 डैश एट r=0, तो r=0 पे म्यू 1 डैश हमें मिलेगा, म्यू 1 डैश =n+0, दैट इज n अपॉन m-r-1, r की वैल्यू 0 है, तो ये m-1 इंटू म्यू 0 डैश इज 1, तो म्यू 1 डैश आ गया n अपॉन m-1, दिस इज मीन ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो ये इस केस में मीन आएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड की दूसरी फॉर्म होती है, वो फॉर्म होती है 0 to ∞ x⁻m -1 अपॉन 1 + x⁻m + n। ठीक है, ये फॉर्म होगी 1/बीटा m, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, m की जगह पर n यूज किया है। ठीक है, तो m की जगह पर n यूज किया है। अगर ये आप पीडीएफ लेके चलोगे तो इस केस में म्यू 1 डैश, ये आपका क्या हो जाएगा, n और m इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये m अपॉन n-1 ये मीन आ जाएगा। ये इस पीडीएफ के लिए मीन होगा। ठीक है, जो पीडीएफ हमने यहाँ पर कंसिडर किया है वो है कौन सा पीडीएफ है, ये है x⁻n-1 अपॉन 1 + x⁻m + n। ठीक है, तो इस केस में जो मीन होगा वो n अपॉन m-1 होगा। इसी तरह से आप म्यू 2 डैश कैलकुलेट करेंगे, तो म्यू 2 डैश निकालने के लिए r=1 हमें पुट करना है, तो म्यू 2 डैश हमें मिलेगा n+1 अपॉन m-2 इंटू म्यू 1 डैश, तो म्यू 1 डैश की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये n इंटू n+1 अपॉन m-1 इंटू m-2, ये म्यू 2 डैश आएगा। ठीक है, ये तो म्यू 2 डैश आया जो पीडीएफ हमने कंसिडर किया है। अगर आप इस पीडीएफ को कंसिडर करते हैं तो कितना हो जाएगा म्यू 2 डैश, इस केस में हो जाएगा n को सिंपली m से रिप्लेस करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो ये m इंटू m+1 अपॉन n-1 इंटू n-2। ठीक है, और ये भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो मोमेंट्स हैं ये स्पेसिफिक कंडीशन पे यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। स्पेसिफिक कंडीशन होगी भाई m-r-1 ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। m-r-1 ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट मीन्स m क्या होना चाहिए, r+1 से बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए। ये इस तरह की फॉर्म है m-r+1। अगर m r+1 के इक्वल होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये सीरीज हमारी डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस की कंडीशन है m मस्ट बी ग्रेटर देन r+1। ठीक, तो म्यू 2 डैश आ गया, तो म्यू 2 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू 2 की वैल्यू होगी म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n इंटू n+1 अपॉन m-1 इंटू m-2 माइनस n स्क्वायर अपॉन m-1।
तो यहाँ से n अपॉन m माइनस वन हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी n इंटू एन प्लस एम माइनस वन डिवाइडेड बाई m माइनस वन, ये स्क्वायर होगा यहाँ पर m माइनस वन स्क्वायर इंटू m माइनस टू। दिस इज वेरिएंस ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। अगर आपने पीडीएफ इस तरह की m माइनस वन की फॉर्म में कंसिडर किया है तो इस केस में क्या करेंगे, n को m से रिप्लेस कर देंगे। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है इस पे, ठीक है। ये समझ में आया सबके, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? क्यों? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो अभी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? m माइनस आर, m माइनस आर, हाँ ठीक है। अच्छा वो पहले बता रहे होंगे आप, ठीक। तो इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, म्यू टू वेरिएंस कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए फिर से हमें क्या करना होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वन अपॉन एक्स कैलकुलेट करना होगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन बीटा एम कॉमा एन इंटू इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन इंटू डी एक्स, ठीक है। इस तरह से हार्मोनिक मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशंस आप करोगे तो ये तो वन अपॉन बीटा एम कॉमा एन तो यही रहेगा, और ये लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी, और वन माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स टू द पावर माइनस वन। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स, ठीक है। तो जब इसे स्टैंडर्ड इंटीग्रल के साथ कंपेयर करोगे, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है बीटा एम कॉमा एन। तो इसके साथ कंपेरिजन करेंगे तो m इक्वल टू तो n माइनस वन है, n इक्वल टू कितना होगा, हम्म, m इक्वल टू n माइनस वन है, n इक्वल टू कितना होगा, देखो इसको इन दोनों को कंपेयर करना है, आइडेंटिकल है, ठीक है। m की जगह पर n माइनस वन है, तो n की जगह पर कितना होगा कि ये m प्लस n आ जाए। सिंपल सा लॉजिक है, इस तरह से लॉजिक आप अप्लाई करोगे, भाई n की जगह पर क्या वैल्यू हो कि ये वैल्यू m प्लस n आ जाए, यानी हम m प्लस n को ऐड करें तो वो m प्लस n ही मिल जाए। तो क्या वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी होगी, हाँ m प्लस n, ठीक है। तो m प्लस एन यहाँ पर निकालोगे तो ये n माइनस वन प्लस एम प्लस एन, तो ये फाइनली हमें m प्लस एन मिलेगा, ठीक है। तो m की वैल्यू n माइनस वन है, n की वैल्यू m प्लस वन है, तो इसे आप ये लिख सकते हो डायरेक्ट। ये तो वन अपॉन बीटा एम कोमा एन तो कांस्टेंट था, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सीधे बीटा एम कोमा एन हो जाएगी। m की जगह पर है कितना है, n माइनस वन, और ये m प्लस वन, ठीक। तो इसे आप लिखोगे न्यूमरेटर क्वांटिटी को, तो ये गामा n माइनस वन गामा m प्लस वन अपॉन गामा n माइनस वन प्लस m प्लस वन इतना रहेगा, और ये गामा m प्लस n अपॉन गामा m इंटू गामा n। तो ये गामा m प्लस n गामा m प्लस n ये बैलेंस हुआ, और गामा n माइनस वन इंटू m गामा m, इस तरह से लिख सकते हैं इसे। गामा m प्लस वन को एक्सपेंड करोगे तो गामा m प्लस वन को एक्सपेंड करने पे ये m प्लस वन माइनस वन गामा m प्लस वन माइनस वन, इस तरह से लिखेंगे इसे। ये रिजल्ट होता है गामा k इक्वल टू k माइनस वन गामा k माइनस वन। तो इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो ये वैल्यू होगी m प्लस वन माइनस वन गामा m प्लस वन माइनस वन, ठीक है। तो ये m
+1 -1 ये तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपली m हो जाएगा, और इसके साथ ये भी m हो जाएगा। ठीक, तो अपॉन गामा m इंटू गामा n, तो यहाँ से n-1 हम बाहर ले लेंगे n-1 बाहर लिया तो ये गामा n हमें मिला, सॉरी गामा n-1 हमें मिलेगा। ठीक है, तो गामा m गामा m गामा n-1 गामा n-1, तो ये हो गया m अपॉन n-1। ठीक है, ये है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन x। हमें कैलकुलेट करना है हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा, हार्मोनिक मीन इज 1 अपॉन expected value of 1 upon x, this is equal to n minus 1 upon m। ठीक है, ये हार्मोनिक मीन हो गया। हार्मोनिक मीन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी पावर ऑफ, क्या फंक्शन था हमारा, ये फंक्शन था ना x टू दी पावर n-1। पीडीएफ, ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन बीटा m कॉमा n x टू दी पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n। ठीक है, इसका हार्मोनिक मीन होगा, इसका x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट n-1 है, तो न्यूमरेटर में n-1 होगा, अपॉन m कर देंगे, इस तरह से याद रख सकते हो। यह हार्मोनिक मीन हो जाएगा m-1 अपॉन n। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो हार्मोनिक मीन पे बेस्ड होते हैं। हार्मोनिक मीन पे बेस्ड क्वेश्चंस इसी तरह के होंगे भाई, आपको हार्मोनिक मीन गिवन होगा और एक टर्म आपको गिवन कर दी जाएगी, जैसे m की वैल्यू दे दी जाएगी या n की वैल्यू दे दी जाएगी। तो आपसे जैसे आपसे कहा भाई हार्मोनिक मीन है 3 और m की वैल्यू है 2, तो बताओ भाई n-1 कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन, सॉरी n कितना होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो ये तो था बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड। इसका भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस में बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड का यूज किया जाता है। जैसे टी स्टैटिस्टिक टी है हमारी, उसका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालेंगे तो वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड आएगा। इसी तरह से एफ स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो वहाँ पर वो भी क्या होगा, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड आएगा। ठीक है, तो गामा डिस्ट्रीब्यूशन और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर लिए। अब जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है यह है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नाम से ही पता चल रहा है भाई, ऐसा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन होता है, जनरल फंक्शन इसका 1 अपॉन बी माइनस ए हम लिख लें, तो 1 अपॉन बी माइनस ए वेयर एक्स इज ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी। ये पीडीएफ होगा, एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस ए वेयर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बट लेस देन और इक्वल टू बी। तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसका नोटेशन होगा एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म विथ लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसी में अगर हम ये लिखते हैं भाई एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म विथ 0 थीटा। ठीक है, अगर हम लिख दें एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म 0 थीटा, तो इस केस में जो पीडीएफ होगा एफ एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन थीटा एक्स लाइज बिटवीन 0 to थीटा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसी तरह से हमने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, तो हम लिख सकते हैं एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विथ 0, 1। तो इस केस में जो पीडीएफ होगा एफ एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये एक्स की रेंज हो जाएगी 0 to 1। ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कितना होता है और वेरिएंस कितना होता है, और इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया है एग्जाम में, तो उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो मीन वेरिएंस अगर हमें कैलकुलेट करना है इसका, तो सिंपली हम क्या करेंगे, म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश कैलकुलेट करेंगे, उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, या म्यू r डैश कैलकुलेट कर लें
और उसके बेसिस पे बाकी कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट कर लें। तो अभी किसी को कोई डाउट है इसमें जो अभी तक हमने डिस्कस किया है? कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन किसी को? कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो? है? सब समझ में आ रहा है? ये सिंपल। अब पता नहीं, मेरे लिए तो सिंपल है, अब आप लोगों के लिए हो सकता है टिपिकल हो रहा हो, है ना? तो फिर भी आपको लगता है कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो। कुछ नहीं पूछना है? तो देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि जो भी यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं और जो भी मैं कह रहा हूँ कि ये आपको याद रखना है, वो आप याद भी कर रहे होंगे। ठीक है? क्योंकि ये जब हम आगे क्वेश्चन आंसर वाला जो सेक्शन है वो करेंगे, जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो वहाँ पर यही चीज़ें जैसे प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया, उसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो गया, मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, और जहाँ पर हार्मोनिक मीन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हार्मोनिक मीन हो गया, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है? तो वहाँ पे फिर हम उसे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो फिर वहाँ पे आपको अगर नहीं होगा तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा अभी से आप एक टेबल बनाकर सारे डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस नोट कर लो, पीडीएफ नोट कर लो, है ना? और ये भी जो रिलेशंस भी हम बीच बीच में डिस्कस कर रहे हैं, भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो इस तरह से दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, तो वो भी आप पॉइंट वाइज उसे नोट कर सकते हो। ठीक है? अभी अभी अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग जो आपको मिलती है, रिकॉर्डिंग को देख के आप उसमें से नोट्स बना सकते हो। ठीक है? तो अभी थोड़ा सा मैं ब्रेक लेना चाहूँगा, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तब तक आप देखो कोई प्रॉब्लम है आपको तो। हाँ जी, तो इसका हम मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करें। ठीक है? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा कंटिन्यूअस केस है। देखो, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारा डिस्क्रीट केस में भी होगा। ठीक है? डिस्क्रीट केस में ये पीडीएफ होता है एफ एक्स इक्वल टू 1/n, वेयर x 1, x is 1, y is 2, z is 2, and z is 3। ठीक है? तो x इज 1,
2 अप टू n। ठीक है, जैसे आप सैम्पलिंग करते हो विद रिप्लेसमेंट, तो वहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं हम। ठीक है, हर यूनिट के सिलेक्शन का चांस 1/n होगा। अगर हमारे पास n यूनिट होंगे तो n यूनिट्स में से हर यूनिट के सिलेक्शन का चांस 1/n यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी वहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और कंटिन्यूअस केस में इस तरह से हम इसे नोट कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करें तो ये इंटीग्रेशन a टू b x एफ एक्स डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करेंगे a टू b एफ एक्स की वैल्यू है 1/b-a इंटू एक्स डी एक्स। तो ये b और a तो कांस्टेंट हैं, तो ये तो बाहर आ जाएंगे। तो ये 1/b-a इंटीग्रेशन a टू b एक्स डी एक्स, ये इतना रहेगा। और 1-b/a, और ये x का इंटीग्रेशन x के टर्म्स में x² अपॉन 2 इतना होता है, और लिमिट b टू a। ठीक है, तो ये 1/b-a, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो b² अपॉन 2 माइनस a² अपॉन 2 इतना होगा। क्यों? तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया, तो ये 1/2b-a, और ये वैल्यू आ गई b² माइनस a²। ठीक है, तो b² माइनस a² को हम लिख सकते हैं b-a इंटू b+a, इतना लिख सकते हैं। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें b² माइनस a² मिलेगा। तो ये 2 इंटू b-a, तो ये b-a बैलेंस हो गया, तो ये आ गया a+b/2। तो ये हो गया मीन ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपली आपने क्या करा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मीन आपने कैलकुलेट कर दिया। वही क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। ठीक, वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा a टू b x² एफ एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रेशन a टू b 1/b-a x² dx। तो 1/b-a, ये x³ अपॉन 3। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 1/b-a इंटू b³ अपॉन 3 माइनस a³ अपॉन 3। ठीक है, तो ये 1/3 तो कॉमन ले लिया हमने, 1/3 b-a इंटू b³ माइनस a³। तो ये b³ माइनस a³ का भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, कितना होता है, ये फार्मूला होगा b-a इंटू b² प्लस a² प्लस a इंटू b होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू b-a। तो ये b-a बैलेंस हुआ। ठीक है, तो ये आ गया b² प्लस a² प्लस ab/3। तो यहाँ से μ2 हमें कैलकुलेट करना है, वेरिएंस कैलकुलेट करना है। μ2 इज वेरिएंस ऑफ x। ठीक है, अब ये भी ध्यान रखना, ज़्यादातर बुक्स में वेरिएंस ऑफ x को v ऑफ x लिखा रहता है, तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, v ऑफ x का मतलब है फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, लेकिन हम वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो या तो वेरिएंस को इस तरह से var ऑफ x नोट करना चाहिए, या फिर सिग्मा स्क्वायर से नोट करना चाहिए, या सिंपली μ2 से नोट करना चाहिए। ठीक है, जो स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक होती हैं उसमें आप देखोगे वेरिएंस ऑफ x हमेशा इसी तरह से लिखा रहता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस भी आपको करनी है साथ में। ठीक, तो इसकी वैल्यू हुई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे
तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, यही आएगा। क्यों? तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 3 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, ये 12 आ जाएगा। तो ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 6ab डिवाइडेड बाई 12। तो ये सिंप्लीफाई करोगे तो 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस सॉरी प्लस 4ab माइनस 6ab दैट इज माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 12। तो ये होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर है a माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन 12 या b माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 12। दोनों एक ही क्वांटिटी है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर टर्म है, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस प्लस के साथ कॉमन आएगा। तो ये होता है वेरिएंस ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मीन हो गया a प्लस बी बाई 2 और वेरिएंस हुआ b माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 12। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक, एक क्वेश्चन है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं। x follows uniform distribution with a comma b with mean equal to 1 and variance equal to 4 by 3. Okay, find probability of x less than 0। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप लोग। रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और मीन आपको गिवन है, वेरिएंस आपको गिवन है, और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 0। कैसे सॉल्व होगा जरा देखिए। फिर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल। कर रहे हैं सॉल्व।
1/4। 1/4। ए और बी की क्या वैल्यू आया? ए की वैल्यू -1 आई और बी की 3 आई। ए की वैल्यू -1। -1। ओके, और किसी ने किया सॉल्व? आप माइक ऑफ रखिए शीतल। हाँ। देखो मीन गिवन है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मीन a+b/2 है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। और वेरिएंस गिवन है b-a² दिस इज इक्वल टू 4/3। यही होगा। क्यों? तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी, एक तो बनेगी a+b=2 और दूसरी इक्वेशन बनेगी b-a² ये 3 4 टाइम्स बैलेंस हो जाएगा, तो 4 × 4 दैट इज 16। तो यहाँ से b-a = ±4, ठीक है, ये वैल्यू होगी। तो अब b-a की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, +4 एंड -4, ठीक है। तो a+b = 2 है। अब एक बार हम b-a = 4 लें, सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो 2b = 6 मिलेगा, b = 3 मिल जाएगा, ठीक है। b = 3 होगा तो a = कितना होगा, a + 3 = 2, दैट मीन्स a = 2 - 3 दैट इज a = -1, ठीक है। ये कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा होगा सबके। मैंने क्या किया, b-a की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, क्योंकि b-a² = 16 है और हमें पता है भाई √16 इज इधर प्लस और -4। +4 का स्क्वायर भी 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, ठीक है। तो ये b = 3, a = -1, ये तो इस रिजल्ट में मिला जब हमने b-a = 4 लिया। अब इसी तरह से a+b = 2 है और हम b-a = -4 ले लें, ठीक। तो ये वैल्यू चलो इसको सीधे सॉल्व कर लें। सीधे सॉल्व करें तो यहाँ से 2b, ये a और a तो बैलेंस हो गया ना, तो 2b = कितना, -2, देन b = -1, ये b = -1 देन a = 3। तो दो पॉसिबल वैल्यूज हैं आपके पास, एक पेयर तो है a = -1 b = 3, ठीक है, और दूसरा पेयर है a = 3 एंड b = -1। तो कौन सा पेयर यहाँ पर करेक्ट होगा, बता सकते हैं कौन सा पेयर करेक्ट होगा? दो वैल्यूज का पेयर आएगा ना। फर्स्ट वन सर, a = -1 एंड b = 3। क्यों होगा? क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में ये कंडीशन है a इज लेस देन b, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन होगी, अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से गिवन है x फॉलोज यूनिफॉर्म a, b, देन a लेस देन b, तो इस केस में ये वाला पेयर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 3 है, तो जो pdf होगा, pdf हो जाएगा 1/b - a, तो ये हो जाएगा 1/3 -1 दैट इज +1 4 दिस इज इक्वल टू 1/4। तो pdf 1/4 आ गया। हमें कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0, ठीक है, और x की लिमिट
तो ये तो पीडीएफ हुआ एफ एक्स इक्वल टू 1/4 where x is greater than equal to a, that means -1 and less than equal to b, that is 3. तो ये पीडीएफ आ गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0 हमें कैलकुलेट करना है, तो ये होगा -∞ to 0 एफ एक्स डी एक्स। ये प्रोबेबिलिटी होगी -∞ to 0 एफ एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा -∞ to -1 एफ एक्स डी एक्स प्लस -1 to 0 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये पीडीएफ जब आप लिखते हो तो इस तरह से लिखते हो 0 एल्सवेयर या अदरवाइज 0 एल्सवेयर। कहने का मतलब है एक्स की रेंज -1 से 3 है तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसकी वैल्यू 1/4 होगी। इसके अलावा कोई लिमिट है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर -∞ to 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 0 का मीनिंग है x की लोअर रेंज -∞ से 0, ये प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। लेकिन -∞ to -1 ये हम इसको इस तरह से बाई पार्ट कर सकते हैं। तो ये 0, फर्स्ट पार्ट 0, सेकेंड पार्ट -1 to 0 1/4 dx। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to -1, तो ये 1/4 0 माइनस माइनस प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/4। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं एग्जाम में, तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है। अब इसी में नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए स्पेशल केस ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे होगा स्पेशल केस, हम क्या करेंगे, गामा डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है एफ एक्स ए कॉमा लैम्डा इज इक्वल टू a to the power lambda upon gamma lambda e to the power minus ax x to the power lambda minus 1 x greater than equal to 0 a comma lambda both are greater than 0। ठीक है, तो इसमें क्या करें, a की जगह पर थीटा ले लें, लैम्डा की जगह पर 1 ले लें, तो हमें क्या मिलेगा f x कॉमा थीटा इक्वल टू थीटा टू द पावर 1 दैट इज थीटा e to the power minus theta x and x to the power 1 minus 1 that is x to the power 0 and x to the power 0 is 1 and gamma 1 is 1। तो ये वैल्यू हमें मिली और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, क्यों एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर गामा डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखिए मीन कैलकुलेट किया था, अब आपको पता नहीं याद है या नहीं है, मीन की वैल्यू थी लैम्डा अपॉन ए और वेरिएंस की वैल्यू थी मीन अपॉन ए, दैट मीन्स लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर। ये कल हमने कैलकुलेशंस किया था पूरा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या एक्सपोनेंशियल का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो एक्सपोनेंशियल का मीन में क्या करेंगे, ए इक्वल टू थीटा पुट करेंगे, लैम्डा इक्वल टू 1 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमें मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा 1 अपॉन थीटा। और वेरिएंस कैलकुलेट करना होगा तो वेरिएंस में क्या करेंगे, लैम्डा की जगह पे 1 पुट करेंगे, ए की जगह पर थीटा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 1 अपॉन थीटा, वेरिएंस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, जब पीडीएफ होगा थीटा इंटू e टू द पावर माइनस थीटा एक्स। क्लियर। अब एआरएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, और आंसर ऑप्शंस में था बाइनोमियल, पॉइसन, एक्सपोनेंशियल और बीटा, इस तरह से ऑप्शंस थे। ठीक है, तो आप जल्दीबाजी में क्या कर दोगे, बाइनोमियल पे टिक कर दोगे, सॉरी आप जल्दीबाजी में पॉइसन में टिक कर दोगे, लेकिन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा गया था फॉर विच डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस ये नहीं पूछा गया था, मीन इज इक्वल टू वेरिएंस ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है कंडीशन। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में ये हो जाएगी कंडीशन, मीन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैम्डा इक्वल टू रूट लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, जबकि
एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंडीशन ट्रू होगी, तो करेक्ट आंसर होगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पर मीन भी होगा 1/थीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन भी होगा 1/थीटा। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना होता है। और बाकी कंडीशन हमने डिस्कस करी थी, एक ही वैल्यू पे मीन और वेरिएंस डिपेंड करता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पर हमारा लैम्डा तो कांस्टेंट है और थीटा वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब है मीन और वेरिएंस भी क्या होगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो वेरिएंस क्या होगा, ग्रेटर देन मीन होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो वेरिएंस ग्रेटर देन मीन होगा। इसी तरह से अगर वेरिएंस इक्वल टू मीन है तो इस केस में थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 1 मीन्स उस केस में स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, तो इसका मीन और वेरिएंस इक्वल होता है। एक्सपोनेंशियल या स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीन भी इक्वल होगा और वेरिएंस भी इक्वल होगा। ठीक है, तो मीन इक्वल टू वेरिएंस तीन डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देख लिया, पहला पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा गामा डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर लैम्डा, सिंगल पैरामीटर लैम्डा। ठीक है, और थर्ड हो गया एक्सपोनेंशियल स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये इसको हम इस तरह से लिखते हैं, एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर थीटा, ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड को लिखा जाएगा एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल विथ 1। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है भाई, फॉर विच डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल, और तीन ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, एक तो दे दिया जाएगा पॉइसन, एक दे दिया जाएगा गामा विथ 1 पैरामीटर, और दूसरा दे दिया जाएगा स्टैंडर्ड, या इसको इस तरह से लिख देगा वो, एक्स फॉलोज पॉइसन विथ पैरामीटर थीटा, एक्स फॉलोज एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर 1 एंड एक्स फॉलोज गामा विथ पैरामीटर लैम्डा, और एक ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव। करेक्ट आंसर होगा ऑल द अबव। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसी तरह से ये वेरिएंस लेस देन मीन होगा कब, जब थीटा ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये कंडीशंस हम पहले ही डिस्कस, गामा डिस्ट्रीब्यूशन जब डिस्कस किया था हमने, गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 पैरामीटर्स, वहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन किसी के पास, कुछ पूछना हो किसी को, कुछ नहीं पूछना है, सब समझ में आ रहा है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, जो वेटिंग टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे आप काउंटर पे खड़े हो, ठीक है, आप बैंक के काउंटर पे जाते हो, तो बैंक के काउंटर पे क्या होता है, आपका वेटिंग टाइम शुरू में तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, शुरू में बहुत ज़्यादा होगा वेटिंग टाइम। ठीक, एक पीक आएगी जहाँ पर वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे आपका वेटिंग टाइम क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू होता है। जब डिक्रीज होना शुरू होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप काउंटर के क्लोज जा रहे हो। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का होगा। ठीक, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वेटिंग टाइम में इसको हम यूज करते हैं। तो ये कंटिन्यूअस केस में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं वेटिंग टाइम के लिए, और डिस्क्रीट में पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये एनालॉगस होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, तो वेटिंग टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेटिंग टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं, नहीं, वेटिंग टाइम के लिए एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना। वेटिंग टाइम के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंटिन्यूअस केस में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिस्क्रीट केस में ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो ये तो थे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस। अब इसमें कुछ रिलेशनशिप्स हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। कुछ रिलेशनशिप तो मैंने बताई आपको। ठीक, तो इसमें जैसे एक जो इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, ये है भाई एक्स फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, विथ पैरामीटर्स एम एंड y follows
gamma distribution with parameter n, and x and y are independent, then x plus y, ठीक है, x प्लस वाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा विथ पैरामीटर्स m प्लस n। ये हमने कल देखा था कि गामा डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर गामा डिस्ट्रीब्यूशन में x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन भी गामा डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब a1 इक्वल टू a2 होगा, ठीक है। और पैरामीटर्स जो सेकंड पैरामीटर है लैम्डा, वो क्या हो जाएगा फिर ऐड हो जाएगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये सेकंड पैरामीटर के टर्म्स में हमें गिवन है, सिंगल पैरामीटर में जो गिवन होगा लैम्डा की वैल्यू m रखेंगे, a की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो x की वैल्यू गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, x फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m एंड y फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n, then x and y are independent, then the distribution of x plus y will be gamma distribution with parameters with parameter m plus n। तो ये पहला रिजल्ट है। इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है x अपॉन वाई। x अपॉन वाई इज द रेशियो ऑफ टू गामा वेरिएट्स एंड this follows beta distribution of second kind with parameters m, n। और थर्ड रिजल्ट होता है x अपॉन x प्लस वाई। अगेन देखिए x भी गामा वेरिएट है और x प्लस वाई भी गामा वेरिएट होगा, ठीक है। ये भी क्या है, रेशियो ऑफ टू गामा वेरिएट्स है। थोड़ा सा हमने इसको दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, ये भी हमारा क्या है, रेशियो ऑफ गामा वेरिएट्स है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड है। ये क्वांटिटी भी गामा वेरिएट्स का रेशियो ही है, x अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने देखा था गामा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये x अपॉन एक्स प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड हो जाएगा विद पैरामीटर्स m, n। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इन रिजल्ट्स का हम यूज करते हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में ही बता दूं, गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक है, काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन गामा डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। टी स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड आएगा। एफ स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और रिजल्ट है, अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, फिर भी आप नोट कर लो। इफ x फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड विथ पैरामीटर m, n, देन y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x, दिस फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर्स m, n, ठीक है। ये एक रिजल्ट है। इसी तरह से एक और रिजल्ट था हमारे पास, इफ x फॉलोज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड m, n, then 1 minus x follows beta distribution of first kind with parameters m, n। ये पैरामीटर्स आपके इंटरचेंज हो जाएंगे 1 माइनस एक्स के लिए, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ नेक्स्ट रिलेशन है, इफ x follows beta distribution of first kind with parameter m, n and y follows gamma distribution with parameters lambda, m plus n, and x and y are independent, then x into y follows gamma distribution with parameter lambda, m। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, रिलेशनशिप हैं, ये मैं समराइज कर रहा हूँ, ठीक है। ये हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, या जो भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करने में, ठीक है। इसी में एक रिजल्ट और हमने देखा था, इफ x follows normal distribution with parameters 0, 1 and y follows normal distribution with 0, 1, then x plus y। ये पहला रिजल्ट था, x plus y follows normal with parameters 0, 2, x minus y follows normal
with parameters 0,2 x upon y follows Cauchy distribution, standard Cauchy distribution with values 1,0। फिर इसी में नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट प्रॉपर्टी था, नेक्स्ट रिलेशनशिप है इफ x फॉलोज यूनिफॉर्म 0,1। ये सारे रिलेशनशिप आप याद रखिएगा क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, इस तरह के काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं इस रिलेशनशिप में जो मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक है, ये 1 बाय 1 में नोट कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो नोट कर लो। इफ x फॉलोज यूनिफॉर्म विथ रेंज 0 to 1 देन y इक्वल टू -2 ऑफ log x, then if x follows uniform with 0,1 and y equal to -2 log x, then y follows exponential 1 by 2। exponential 1 by 2 means fx equal to 1 by 2 e to the power x by 2, इस तरह की फॉर्म होगी। ठीक है, थीटा की वैल्यू 1 by 2 हो जाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये भी पूछा जाता है काफ़ी बार। नेक्स्ट रिजल्ट है इफ x follows exponential 1 and y follows exponential 1, okay, and x and y are independent, then x minus y, this follows Laplace distribution 1,0। ये लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म होती है fx इक्वल टू 1 by 2 e to the power mod x, डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी इसे कहते हैं। ठीक है, माइनस mod x होगी इसकी वैल्यू। इसी में नेक्स्ट रिजल्ट है हाँ, एक ही रिजल्ट हमने डिस्कस किया था, if x follows binomial with parameters n, p, then n minus x follows binomial with parameter n, q। okay, ये कॉसी वाला रिजल्ट हमने लिख लिया ना, कॉसी 1 to 0। ठीक है, एक और रिजल्ट है इसमें, if x follows normal distribution with mu, sigma square, then y equal to 1 by 2 x minus mu upon sigma whole square। ये हमने ले लिया y, then y follows gamma distribution with parameter 1 by 2। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं, तो ये आप ये रिलेशनशिप आपको याद में रखने हैं। ठीक है, तो अभी किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी का कुछ कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और भी रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, ये फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स गुप्ता कपूर की बुक है, उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं।
ठीक है। तो उसमें रिलेशनशिप आपको मिल जाएंगे, रिलेशनशिप क्या है, किस तरह के रिलेशनशिप होते हैं, वो सारे रिलेशनशिप आप कलेक्टिवली नोट कर सकते हैं और फिर आपने उन्हें ध्यान में भी रखना है। इसमें एक और रिजल्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, पूछा गया है काफ़ी बार। इफ x follows Poisson with parameter lambda and y follows Poisson with parameter mu, okay, and x and y are independent, then conditional distribution of x given x plus y will be binomial। ये भी एक रिजल्ट है। x और y का पीडीएफ है हमारे पास पॉइसन, तो और x और y इंडिपेंडेंट हैं, तो x गिवन x प्लस y का जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो ये रिजल्ट भी आप याद रखोगे। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस दे दिया जाएगा और आपसे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन होगा, या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन होगा, या इसी तरह के रिलेशनशिप के लिए आपको क्वेश्चंस दिए होंगे। And what about sir, parameters of this x plus y binomial distribution? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? पैरामीटर्स क्या होंगे इस x plus y बाइनोमियल के? पैरामीटर्स वही होगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू हो जाएगा। ठीक है, n कॉमा p, जहाँ पे p आपका लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू होगा। ठीक है, इसको ये इस तरह से लिख सकते हो, x अपॉन x प्लस वाई, दिस फॉलोज बाइनोमियल विद पैरामीटर n कॉमा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, इसमें अच्छा एक और है, इसमें ऑर्डर स्टैटिस्टिक का पीडीएफ आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि उसका पीडीएफ हम यूज करते हैं इन्फेरेंस वाली प्रॉब्लम्स में, जहाँ पर हम लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन या स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, है ना। तो एक और रिजल्ट आप ध्यान में रखिएगा, इफ x1 x2 अप टू xn आर n random variables and x bracket 1 x bracket 2 up to x bracket n be the order statistic, देखिए ऑर्डर स्टैटिस्टिक क्या होता है, हम क्या करेंगे, रैंडम वेरिएबल्स को उनके मैग्नीट्यूड के टर्म्स में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो अब ये आपस में क्या हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं, इनका जो रिलेशन होगा वो डिपेंडेंट नेचर होगा, x1 x2 पे डिपेंड करेगा, x2 xn पे, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि x1 लेस देन इक्वल टू x2 है, तो x1 और x2 इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक रैंडम वेरिएबल का सीक्वेंस लिया, सपोज सीक्वेंस तो खैर ऑर्डर्ड होता है, ठीक है, कोई भी रैंडमली हम एक कंसिडर कर रहे हैं वैल्यूज़, तो सपोज 3 5 2 4 एंड 6, ये एक रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ का सेट है। तो इसे हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ये हमारा क्या है, x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 एंड x5। ठीक है, तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक में लिखेंगे तो आप देखोगे ये 2 हम पहले लिखेंगे, ठीक है, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6, इस तरह से लिखेंगे। तो 2 हमारा क्या था, x3 था। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन हो गया, दिस इज आवर
स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो इसे हम x ब्रैकेट 1 से नोट करेंगे। ठीक है, x ब्रैकेट 1 से नोट कर लिया। यहाँ पर 6 हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन को x ब्रैकेट n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये x1, x ब्रैकेट 1, x ब्रैकेट 2, x ब्रैकेट n ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक होती है। यहाँ पर x ब्रैकेट n ये हमारा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा। दिस इज आवर स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली x ब्रैकेट n ये लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा। दिस इज लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। और इसी तरह से x ब्रैकेट r हम कह लेते हैं rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालते हैं इसका। देयरफॉर PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक इज गिवन बाय, तो ये PDF होता है f ऑफ x ब्रैकेट r। ठीक है, इसे हम कह लेते हैं सपोज FY। ठीक है, x ब्रैकेट r को मैंने y ले लिया, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक को y ले लिया। ठीक, तो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन बीटा r कॉमा n माइनस r प्लस 1 इंटू f of x। f of x means distribution function of original random variable, f of x to the power r minus 1 into 1 minus fx to the power n minus r को ऐसे ही ले लेते हैं, 1 minus fx to the power n minus r into fx। ठीक है, तो ये rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, ये बाइनोमियल की फॉर्म में ही है, आइडेंटिकल टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में, तो 1 अपॉन बीटा r कॉमा n माइनस r प्लस 1 इंटू fx, कैपिटल fx, दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ओरिजिनल रैंडम वेरिएबल टू द पावर r माइनस 1 इंटू 1 माइनस fx टू द पावर n माइनस r इंटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ओरिजिनल रैंडम वेरिएबल x। तो इस तरह से हम ऑर्डर स्टैटिस्टिक का PDF निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल से इसे हम समझ लेते हैं। जैसे सपोज हमने क्या किया, हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं जिनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म है, fx इक्वल टू 1 बाई थीटा वेयर x इज 0 टू थीटा। ठीक है, एक सीक्वेंस हमने कंसिडर कर लिया रैंडम वेरिएबल्स का x1 x2 अप टू xn। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का PDF क्या होगा, स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन जैसे इसको हमने क्या किया, ऑर्डर स्टैटिस्टिक में कन्वर्ट किया, तो ये x ब्रैकेट 1 लेस देन x ब्रैकेट 2 एंड दिस इज x ब्रैकेट n, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये x ब्रैकेट 1 हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, दिस इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, एंड x ब्रैकेट n दिस इज लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू का PDF हमें निकालना है, f ऑफ x ब्रैकेट 1 अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन बीटा, r की जगह पे कितना है इस केस में 1 है, तो ये बीटा 1 कॉमा n माइनस 1 प्लस 1 इंटू fx टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस fx टू द पावर n माइनस r, दैट इज 1 इंटू fx। ठीक है, ये इसका PDF होगा। तो इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 अपॉन बीटा 1 कॉमा n हो जाएगा, 1 कॉमा n बोले तो गामा 1 गामा n अपॉन गामा n प्लस 1 इतना होगा, इंटू fx टू द पावर 0 दैट इज 1, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस fx टू द पावर n माइनस 1 इंटू fx। तो fx तो हमें गिवन है, हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा कैपिटल fx। तो कैपिटल fx ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, बाय डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x, यानी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू x ऑफ fx। ठीक है,
तो ये पता, ये भी हमें पता है भाई, जो x की रेंज है वो तो 0 से शुरू हो रही है, ठीक है। तो -∞ से 0, ये इंटीग्रेशन 0 होगा। तो ये इंटीग्रेशन कहाँ से हम करेंगे, 0 से लेके x तक करेंगे। किसका करेंगे, fx का करेंगे। fx हमारा 1/θ है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x/θ। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो n+1 है, n+1 से हम इसको एक्सपेंशन देंगे, तो n+1 - 1 दैट इज n, ये बाहर आएगा और ये हो जाएगा n, और ये n गामा n होगा, तो n से n बैलेंस हो गया, तो n इंटू 1 - x/θ। fx हमारा x/θ आया, टू द पावर n-1 इंटू fx दैट इज 1/θ। तो ये n/θ इंटू 1 - x/θ होल टू द पावर n-1, ये पीडीएफ होगा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का। तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का पीडीएफ इतना हो जाएगा। इसी तरह से अगर लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन का पीडीएफ निकालना होगा तो ये एफ एक्स ब्रैकेट एन, ये हम कैलकुलेट करेंगे, तो आर की जगह पे क्या पुट करेंगे, एन पुट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/β n कॉमा n-n+1, r कॉमा n-r+1 है फॉर्मूला, इंटू एफ एक्स टू द पावर r-1 दैट इज n-1 इंटू 1 - fx टू द पावर n-r दैट इज n-n इंटू fx, ठीक है। तो ये हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1/β n कॉमा 1 हमें मिलेगा, इंटू fx टू द पावर n-1 दैट इज x/θ टू द पावर n-1, ये 1 - fx टू द पावर 0 दैट इज 1, और fx की वैल्यू है 1/θ। तो ये बीटा 1, या n,1 ये n ही आएगा। तो ये फाइनली हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा n/θ इंटू x टू द पावर n-1 अपॉन थीटा टू द पावर n-1। तो ये वैल्यू आ जाएगी n/θ टू द पावर n इंटू x टू द पावर n-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा पीडीएफ ऑफ लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ब्रैकेट n कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x fx dx, जहाँ पे fx होगा पीडीएफ ऑफ लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को ऑर्डर स्टैटिस्टिक में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, पीडीएफ ऑफ ऑर्डर स्टैटिस्टिक, आरएथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक। आर की वैल्यू 1 रखेंगे तो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का पीडीएफ हमें मिलेगा, आर की वैल्यू n रखेंगे तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन का पीडीएफ हमें मिलेगा। इसी में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से कि आपको दिया जाए कि अपने रैंडम वेरिएबल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर थीटा है, तो बताइए भाई लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन का पीडीएफ कितना होगा या स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का पीडीएफ कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशंस, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स वाली जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मंडे को हम करेंगे, ठीक है, मंडे को 6 बजे से। तो आप ये देख लेना जितना भी अभी तक हमने डिस्कस किया है, इसके नोट्स बना के इसको तैयार कर लेना पूरा। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर हम करेंगे सॉल्व, तो थोड़ा बहुत और आइडिया आ जाएगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और बाकी जो पीछे हमने डिस्कशन किया था उससे कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना सफिशिएंट है क्यों? Yes, sir. अभी कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन सर। अच्छा, मेमोरी प्रॉपर्टी तो रह गई भाई, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी यही रह गई, ठीक है। सिंपल सी प्रॉपर्टी है भाई, देखो सपोज मैं वेटिंग टाइम की बात कर रहा था आपके लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक। अब यहाँ पर ये x की वैल्यूज हमारी लाई कर रही है a टू b, x हमारा रैंडम वेरिएबल है, ठीक। तो किसी सर्टेन पॉइंट पे सपोज ये पॉइंट हमारा क्या है, a है, ठीक। इस पॉइंट से पहले क्या प्रोबेबिलिटी है,
और इस पॉइंट के बाद क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस ऐसे होते हैं, कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर ये दोनों प्रोबेबिलिटी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लैक ऑफ मेमोरी कहते हैं। यानी होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, ये प्रोबेबिलिटी जो है इस पीछे वाले केसेस पे डिपेंड करनी चाहिए थी। जो पीछे केसेज हो गए हैं इन केसेस पे डिपेंड करनी चाहिए थी। कौन सी प्रोबेबिलिटी, पॉइंट ए टू स्मॉल ए टू कैपिटल बी, ये प्रोबेबिलिटी इस पे डिपेंड करनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, जो प्रोबेबिलिटी पॉइंट कैपिटल ए से स्मॉल ए तक है वही प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाती है, स्मॉल ए से कैपिटल बी तक हो जाती है। दिस इज कॉल्ड लैक ऑफ मेमोरी। जैसे वेटिंग टाइम की बात हमने की थी, तो वेटिंग टाइम पे अगर सपोज आपका ये काउंटर है, ठीक है, तो आपका सपोज यहाँ पे नंबर क्या है, 20th नंबर है और यहाँ पर कहीं 10th नंबर है, तो जितना टाइम आपको 20 से 10th तक पहुंचने में लगा उतना ही टाइम 10th से काउंटर तक भी पहुंचने में लगा। तो ये टाइम का जो वेटिंग टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आप इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो, पोजीशन 20th टू 10th पोजीशन। एक इंटरवल तो ये हो जाएगा, एक पोजीशन, एक इंटरवल हो जाएगा 10th पोजीशन टू द काउंटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी वेटिंग टाइम है, यहाँ पर भी वेटिंग टाइम है, तो ये दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए था, प्रैक्टिकली आप कहोगे भाई जितना टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ था मेरा, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, इसको याद रखना चाहिए था। ये वैल्यू मेरी, मैंने इतना टाइम किया, इतना टाइम वेट किया था, तो ये आगे की जो काउंटर लाइन है इसको इतना मेरा जो सेक्रीफाइस है इसे याद रखना चाहिए था। लेकिन इसने क्या करा, इसने कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ की पजेस नहीं की। इसने कहा भाई नहीं, जितना टाइम आपको यहाँ से यहाँ लगा है उतना ही टाइम क्या होगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, सेम होंगे। अब इसको अगर मैथमेटिकली समझना चाहें तो इस प्रोबेबिलिटी को हम कह लेते हैं भाई x लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी हमारी x लेस देन इक्वल टू x हो जाएगी। और ये प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी भाई अब नया वेटिंग टाइम शुरू हो रहा है तो उसे हम y कह देते हैं। हम कहेंगे भाई y लेस देन इक्वल टू x व्हेन इट इज नोन दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो जब ये प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, हमारे पास देखिए दो प्रोबेबिलिटी है, एक तो पॉइंट कैपिटल ए से पॉइंट ए तक की प्रोबेबिलिटी है और एक प्रोबेबिलिटी स्मॉल ए से कैपिटल बी तक की है। ठीक है, और हम मान के चल रहे हैं भाई ये इस तरह की कंडीशंस होगी, ये दोनों आपस में क्या होंगे, रिलेशन में होंगे। तो इसका मतलब है पॉइंट ए से स्मॉल ए तक की प्रोबेबिलिटी अगर ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, दैट इज सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। टोटल प्रोबेबिलिटी में से इतना प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इस पॉइंट स्मॉल पॉइंट ए से कैपिटल पॉइंट बी तक की प्रोबेबिलिटी ये होनी क्या चाहिए प्रैक्टिकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू सम सर्टेन वैल्यू x व्हेन इट इज नोन दैट ऑलरेडी दिस टाइम हैज इलैप्स्ड, दैट मींस x ग्रेटर देन a। ये हो चुका है पहले ही। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x आ जाएगा। तो दिस इज लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी। अब ये लैक ऑफ मेमोरी दो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करते हैं, डिस्क्रीट में ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। यानी आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू x ग्रेटर फॉर गिवन x ग्रेटर देन इक्वल टू a कैलकुलेट करोगे तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x ही आ जाएगा, पिछले टाइम की ही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और कंटिन्यूअस में ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, दिस इज लैक ऑफ मेमोरी प्रॉपर्टी। पीछे का कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप कहना भी चाहोगे, जैसे आप काउंटर पे जाओगे तो काउंटर पे आपकी 20th पोजीशन है, ठीक है, आप 10th पोजीशन तक जितना टाइम आपका लगा ये वेटिंग टाइम हो गया आपका, सपोज वेटिंग टाइम T1। इसी तरह से 10th पोजीशन से काउंटर तक आने का टाइम T2, तो T1 T2 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने यहाँ इतना वेट किया तो मुझे कुछ प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, मैंने इतना टाइम सेक्रीफाइस किया है तो मुझे कुछ प्रेफरेंस दो। तो देता है क्या बैंक का काउंटर आपको प्रेफरेंस, नहीं देता है। तो वहाँ पे वेटिंग टाइम क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, वो अलग बात है कि बीच में कोई कस्टमर छोड़ के चला जाए, वो दूसरी कंडीशन है, वो आइडियल कंडीशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आइडियल कंडीशन ये है कि क्यू क्या रहेगी, हमेशा ऑक्यूपाइड रहेगी। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को, तो ये क्वेश्चन आप देखना इन्हें। ठीक, तो इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आप देखो और जो भी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है इसके नोट्स आप बना लो। वीडियो लेक्चर अभी रिकॉर्डिंग हम आपको शेयर कर देंगे, तो उसमें से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो फिर इस पे बेस्ड